हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए साइंस का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है जैव विकास, विकास के सिद्धांत। तो क्या होता है जैव विकास, उसको देखते हैं। जीवधारियों में धीरे धीरे सतत चलने वाली प्रक्रिया को जैव विकास कहते हैं। यानी जीवधारियों में जो विकास होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, या जीवों में होने वाला जो विकास होता है उसको बोल देते हैं क्या हम लोग, जैव विकास के नाम से जानते हैं। क्लियर है। विकास जो होता है एक गुणात्मक प्रकृति का होता है, यानी वृद्धि और विकास, अगर हम लोग इन दोनों को डिफरेंशिएट करें, अलग अलग समझें, तो इसमें जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, जबकि जो विकास होता है वो कैसा होता है, गुणात्मक होता है। क्लियर है। फिर आ जाता है कि आपका कि जैव विकास के प्रमाण, मतलब कैसे हम लोग जानेंगे कि जैव विकास क्या हो रहा था, कि हो रहा है। ठीक है। तो उसमें जैसे हम लोग देखते हैं, पहला जैसे प्रमाण देखते हैं तो क्या होता है, अवशेषी अंगों से समझते हैं कि जैव विकास हो रहा है। अवशेषी अंग क्या होते हैं, तो जीवधारियों के अंदर पाए जाने वाले वे अंग जो पहले थे लेकिन अब नहीं रह गए, तो उनको हम लोग बोल देते हैं क्या, अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहेंगे, वे अंग जो पहले थे लेकिन अब नहीं रह गए जीवधारियों में, तो उसको हम लोग बोल देते हैं अवशेषी अंग। जैसे मानव पूंछ जो थी है ना, वो विलुप्त हो गई है ना, तो वो अवशेषी अंगों में चला गया। क्लियर है। कर्ण पल्लव जो थे, ज्यादा जो आकार में बड़े रहते थे है ना, तो इसे ऐसे जो अंग होते हैं जो पहले थे लेकिन अब नहीं रह गए है ना, निवेशक पटल वगैरह हो गए है ना, तो ये सब दिया जाता है। फिर जीवाश्मों से, जीवाश्मों से भी हम लोग पहचान सकते हैं कि जैव विकास का जो जैव विकास जो प्रगति कर रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो जीवाश्म होते क्या है, तो जीवाश्म हमको पता है कि पृथ्वी के नीचे दबे हुए जीवों के वे अंश जो कई सालों से दबे रहते हैं, उन्हीं को, उनके फलस्वरूप जो वहाँ पे जो सब्सटेंस बनते हैं उन्हीं को बोल देते हैं क्या हम लोग, जीवाश्म कह देते हैं। यानी क्या कहेंगे, जो जीवधारी जो होते हैं बहुत समय तक पृथ्वी की परतों के नीचे दबे रहते हैं, तो कई समय बाद, कई वर्षों बाद वो क्या बन जाते हैं, जाकर के जीवाश्म बन जाते हैं। क्लियर है। फिर आ जाता है पूर्वजता। पूर्वजता से भी हम लोग जान सकते हैं, पूर्वजता मतलब पुराने जो जीवधारी रहे थे या पूर्वज जो रहे थे जीवधारियों के, उनके अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं वो, और जो प्रेजेंट टाइम में जो जीवधारी हैं उनके जो लक्षण होते हैं वो, उनमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि कोई परिवर्तन होता चला आ रहा है। ठीक है। तो ये सब आता है किसमें, पूर्वजता के अंतर्गत आ जाता है। फिर अनुवांशिकी से, अनुवांशिकी में क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जो ट्रांसफर हो रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसमें क्या रहता है, पुरानी पीढ़ी में कोई और लक्षण रहा होगा, नई पीढ़ी में कोई और लक्षण आ जाता है ना, तो इस तरह से लक्षण होता है। लेकिन हाँ, ये आपको पता चलता रहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ही क्या हो रहा है, कोई ना कोई बदलाव इनमें आता जा रहा है, तो वो जैव विकास की प्रकृति में आ सकता है। हालांकि विकास में आप जरूरी नहीं कह सकते कि कोई चीज बढ़ ही रहा होगा है ना, किसी चीज का घट जाना भी विकास में आ सकता है। ये रहता है कि जो कार्य प्रणाली हो रही जीवों के द्वारा, वो कार्य प्रणाली सुचारू ढंग से चल पा रही है या नहीं। ठीक है। उस कार्य प्रणाली को सुचारू ढंग से चलाने के लिए या तो अंग विकसित हो सकते हैं या तो अंग क्या हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो दोनों विकास में आ जाता है। जैसे सर्प का आपको एग्जांपल पता होगा, सांपों के पहले पैर हुआ करते थे। ठीक है। जब वो बिलों में घुसते घुसते थे तो उनके पैर लड़ने लगते थे, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पैर का यूज करना कम कर दिया। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी यही प्रथा चलती चली गई, और क्या हो गया, धीरे धीरे सांपों के पैर विलुप्त होते चले गए। क्लियर है। आज सांप के पैर ही नहीं रह गए, तो ये क्या है कि विलुप्तता का एक गुण दिखता है। लेकिन ये विकास की श्रेणी में आ गया, कैसे, क्योंकि उनको क्या हुआ, इससे और तेजी हो गई उनकी गति में, चलने में क्या हो गया, और तेजी आ गई है ना, तो ये सब क्या हुआ, विकास के अंतर्गत ही आ गया। क्लियर है। आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं जिराफ का। जिराफ जो होता था पहले ऐसे जानवरों के जैसा होता था जो नीचे की तरफ पत्तों में, पेड़ के पत्तों को खाता था, तो उसकी गर्दन नीचे होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी जिराफों ने कुछ कोशिश करी क्या कि पेड़ों के ऊपर के पत्तों को खाने की, तो जब पेड़ के ऊपर के पत्ते खाने लगे तो उनको गर्दन और अपने अगले दोनों पैर क्या करने पड़ते थे, खींचने पड़ते थे। तो जब अगले दोनों पैर ऐसे उठाते थे और गर्दन उठती थी, खींचती थी ऊपर की तरफ, जो आप पत्ते खाते थे, जिराफ मतलब पत्ते खाते थे, तो जिराफों के जो ऊपर के पत्ते जब खाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उससे क्या होगा, उनकी गर्दन खींची और आगे के दोनों पैर खींच गए, तो ये दोनों क्या हो गया, विकास की श्रेणी में आ गया। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है जैव विकास के सिद्धांत। कुछ जैव विकास के सिद्धांत दिए गए, जैसे आपका आता है लैमार्कवाद। लैमार्क ने क्या किया था, कुछ जैव विकास संबंधी सिद्धांत दिए। जैसे इन्होंने क्या बताया, जैविक अपने लैमार्क ने अपनी जो परिकल्पना प्रस्तुत की थी, और लैमार्क के द्वारा जो परिकल्पना प्रस्तुत की गई उसको बोल दिया क्या, लैमार्कवाद कहा गया। क्लियर है। तो इन्होंने पहला जो चीज बताया क्या था, जीवों के आकार में वृद्धि के बारे में बताया है ना। जिराफ वाला एग्जाम्पल अभी जो मैंने आपको बताया ना, तो उनमें आकार में तो वृद्धि हो गई। क्लियर है। जो अगले पैर उनके दोनों बड़े हुए और क्या, गर्दन लंबी हुई, तो इन्हों क्या हो गया, इसी का उदाहरण हो गया। वातावरण का प्रभाव भी हुआ। वातावरण, आपके आसपास का जो वातावरण होता है उसके फलस्वरूप भी क्या हो जाता है कि जीवों के अंदर कुछ ना कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, ऊंट जो होता है वो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं ऊंट को, आपको पता ही है।
तो रेगिस्तान में जो पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं उनमें बाल कम होते हैं, रोम जो होते हैं वो कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो रोम अगर ज्यादा हो जाएंगे थर्मो रेगुलेशन ज्यादा होगा, जब थर्मो रेगुलेशन ज्यादा होगा तो पानी का ह्रास ज्यादा होगा, कमी ज्यादा हो जाएगी उनके शरीर में, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि वो अपने अंदर एक अनुकूलतम वातावरण बनाए रखने के लिए क्या करते हैं कि उनमें रोम कम पाए जाते हैं ना। तो ये क्या होता है, ये भी विकास की श्रेणी में आ जाता है और वातावरण के प्रभाव की वजह से ऐसा होता है। यही अगर आप ठंडे इलाकों के जानवर देख लीजिए तो उनके बाल लंबे होते हैं, है ना। तो उनके बाल जो होते हैं इस तरह से क्या करते हैं, थर्मो रेगुलेशन को कम करने का काम, मतलब ऐसा कर सकते हैं कि बाहर के वातावरण के हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपने अंदर के वातावरण को कंट्रोल रख सकते हैं ना। यानी जो बाहर के वातावरण बहुत ज्यादा असर उनके अंदर आंतरिक वातावरण पर, शारीरिक वातावरण पर ना पड़े, है ना। अंगों का उपयोग और अनुपयोग, अंगों के उपयोग और अनुपयोग से भी विकास को देखा जाता है। जिन अंगों का इस्तेमाल मनुष्य या कोई भी जीव जंतु जो होता है वो ज्यादा करता है तो उन अंगों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और जिन अंगों का इस्तेमाल कम किया जाता है उन अंगों का विकास क्या होता रहता है, कम होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने हाथ की आप ये वाली छोटी वाली उंगली ही देख सकते हैं ना। तो छोटी उंगली होती है धीरे धीरे क्या होती जा रही है, छोटी होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी उंगली की तुलना में इस उंगली से काम क्या किया जाता है, कम किया जाता है। क्लियर है? ऐसे आपके कई सारी चीजों का, जैसे कर्ण पल्लव ही देख लिए, कर्ण पल्लव का कोई खास यूज नहीं होता, तो कर्ण पल्लव धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते चले जा रहे हैं। यानी जिस अंग का इस्तेमाल आप कम करेंगे वो अंग क्या होता चला जाएगा, कम होता जाएगा, और जिस अंग का इस्तेमाल आप ज्यादा करेंगे वो अंग क्या होता जाएगा, विकसित होता चला जाएगा। क्लियर है? फिर आ जाता है कि आपका उपार्जित लक्षणों की वंशांगति। उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? तो उपार्जित लक्षण का मतलब होता है वे लक्षण जो मनुष्यों या जीवधारियों द्वारा अर्जित किए गए, यानी खुद सीखे गए या खुद उत्पन्न किए गए। वंशांगत लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलते चले जा रहे हैं। उपार्जित लक्षण होते हैं जो आपने खुद क्या किए हैं, अर्जित किए हैं, खुद प्राप्त किए हैं। क्लियर है? फिर आता है डार्विनवाद। डार्विन ने क्या बताया, डार्विन ने भी विकास के बारे में काफी चीजें बताई। जैसे अगर इनके हिसाब से देखें विकास को, तो क्या इन्होंने बताया डार्विन ने, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, ये भी जैव विकास को प्रदर्शित करती है। कि इन्होंने बताया कि जीवों में संतानोत्पत्ति की बहुत क्षमता होती है जिसकी वजह से जीवों का विकास निरंतर होता चला जा रहा है। जीवन संघर्ष के बारे में बताया, इन्होंने कहा कि जीवन में जो संघर्ष रहता है उसके फलस्वरूप क्या होता है कि जीवन जीने की जो कला होती है उसकी होती रहती है, धीरे धीरे उसमें कह सकते हैं कि प्रोग्रेस होती ही चली जाती है। ठीक है, प्रोग्रेस होती चली जाती है। क्लियर है? फिर कहते हैं विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या होती है? तो जीवों में पाए जाने वाले अलग अलग लक्षणों के जो गुण होता है उसी को सम्मिलित रूप से हम लोग कह देते हैं क्या, विभिन्नताएं कह देते हैं। जैसे भी मैंने बताया ना कि रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों में रोम कम पाए जाते हैं, ठंडे इलाकों में रहने वाले जानवरों में रोम ज्यादा पाए जाते हैं, लंबे लंबे बाल वगैरह पाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, विभिन्नताओं के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर है? फिर कह रहा है योग्यतम की उत्तरजीविता। ये बहुत ही स्पेशल टाइप का इन्होंने मत दिया था अपना डार्विन ने। इन्होंने क्या बताया था कि योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी जो जंतु या जीव जो योग्य होगा वही जीवन जीने के लिए आगे क्या होगा, अग्रसर होगा। क्लियर है? यानी क्या हो जाएगा कि जो योग्य है वही क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना। तो वही जीवन जी सकेगा। तो इसको बताएगा कि योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था, तो क्या बताएंगे आप, डार्विन ने दिया। और डार्विन के द्वारा दी गई परिकल्पना क्या करे, तो डार्विनवाद करे। डार्विनवाद के जो पॉइंट्स थे मैंने आपको कुछ यहाँ पर बताए। ठीक है? फिर आता है नव डार्विनवाद। नव डार्विनवाद क्या था, डार्विन के ही सिद्धांतों को विश्लेषण करके उसमें कुछ ऐड ऑन करके उनमें कुछ सुधार करके क्या किया गया, नया परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, उनके अनुयायियों के द्वारा। तो उसके धीरे उसको नाम दे दिया गया था क्या, नव डार्विनवाद। नव का मतलब ये होता है नया, है ना। तो नव और डार्विनवाद यानी डार्विनवाद में क्या किया गया, कुछ सुधार किया गया, कुछ नई चीजें ऐड ऑन की गई, है ना। तो इसके फलस्वरूप जो परिकल्पना निकल के है उसको नाम दिया गया नव डार्विनवाद। उसमें क्या क्या चीज था, तो विभिन्नताएं उसमें रखी। विभिन्नताएं बता चुके हैं क्या होती हैं, जो जंतुओं या पादपों में क्या होता हो कि भिन्न भिन्न प्रकार की गुण पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग सम्मिलित रूप से बोल देते हैं क्या, विभिन्नता। उत्परिवर्तन क्या होता है, किसी भी जीवधारी के भीतर अचानक आया हुआ परिवर्तन ही कहलाता है क्या, उत्परिवर्तन। क्या कहेंगे, किसी भी जीवधारी के भीतर अचानक आया हुआ परिवर्तन ही कहलाता है उत्परिवर्तन। इसको हम लोग म्यूटेशन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर है? फिर आता है क्या आपका प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण क्या हो जाएगा आपका, तो प्राकृतिक वर्ण को हम लोग देख सकते हैं। प्राकृतिक वर्ण में यहाँ पे प्राकृतिक वर्ण, ठीक है, प्राकृतिक वर्ण क्या हो जाएगा कि जो प्राकृतिक रूप से जो चीजें थी उनको जो क्या किया जाएगा कि प्रयोग किया जाएगा या चयन किया जाएगा, उनके द्वारा क्या हो जाएगा कि विकास होगा, तो उसको कहते हैं क्या, प्राकृतिक वर्ण। पृथक्करण में क्या हो जाएगा, पृथक्करण में जो अलग अलग चीजें होती है, यानी जो जीवधारी के अंदर जीवधारियों के भीतर क्या हो जाएगा, कुछ चीजें कैसी रहेंगी, पृथक रूप से पाई जाएंगी या दूसरे जीवधारियों से उनके लक्षण क्या होंगे, अलग रहेंगे, लेकिन फिर भी विकास हो रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, पृथक्करण के अंतर्गत बताते हैं। ठीक है, और ये चारों चीजें मैंने आपको बताई, विभिन्नताएं, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, पृथक्करण, ये सब किसमें बताया गया, नव डार्विनवाद के अंतर्गत आता है। फिर अब डार्विनवाद और नव डार्विनवाद में थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। तो डार्विनवाद में देखिए जो पहला अंतर बताया गया, जीवों
जीवों में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। ठीक है, क्या कहेंगे, जीवों में जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, धीरे धीरे होगा, है ना। जीवों में लिख देंगे, जीवों में, जीवों में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। क्लियर है। और इसमें क्या हो जाएगा, नव डार्विनवाद में जीवों में परिवर्तन तीव्र होता है, यानी जो चेंजेस आएंगे वो कैसे आएंगे, नव डार्विनवाद में तीव्र गति से चेंजेस आएंगे, जबकि डार्विनवाद में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। विभिन्नता का कारण स्पष्ट नहीं है, डार्विनवाद में जो विभिन्नता का कारण है वो स्पष्ट नहीं है। नव डार्विनवाद में जबकि क्या विभिन्नता का कारण स्पष्ट है इसमें, है ना, कि कैसे क्या विभिन्नताएं आ रही, कैसे क्या है चेंजेस, तो उसे बता दिए गए। आवश्यकता अनुसार विकास होता है किसमें, डार्विनवाद में, यानी डार्विनवाद बताता है कि जो भी जीव को आवश्यकता पड़ती है वो उसी हिसाब से क्या करता है, अपना विकास से अपने अंदर जो परिवर्तन लाना होता है वो लाता है अपने जरूरत के अनुसार, यानी आवश्यकता के अनुसार। इसमें क्या है, आवश्यकता से अधिक विकास हो सकता है। तो नव डार्विनवाद उसमें क्या होता है, आवश्यकता से अधिक विकास हो सकता है, जरूरी नहीं कि जितनी आवश्यकता है उतना ही विकास, उससे कुछ अधिक भी कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती किसमें, तो डार्विनवाद में, जबकि नव डार्विनवाद कह रहा है विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति नहीं होती है। क्लियर है। फिर आता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता था कि जो किसी भी जीवधारी के भीतर क्या हो जाता है, अचानक आया वो परिवर्तन ही कहलाता है क्या, उत्परिवर्तन, जिसको हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो देख सकते हैं क्या, जातीय लक्षणों में आकस्मिक रूप से होने वाले वंशांगत परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। क्लियर है। क्या कहेंगे कि जो जातीय लक्षणों में आकस्मिक रूप से होने वाले परिवर्तन, होने वाले वंशांगत परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। आकस्मिक वही चीज होगा क्या कि अचानक, है ना, तो अचानक जो परिवर्तन होते हैं वो कहलाते हैं क्या, आपके उत्परिवर्तन कहलाते हैं। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे, उत्परिवर्तन प्रायः अनिश्चित होते हैं, यानी इनका कोई ये जरूरी नहीं है कि कितना ये निश्चित रहेंगे कितना नहीं रहेंगे, तो ये भी तो ध्यान रखने वाली चीज है कि उत्परिवर्तन जो प्रक्रिया है वो अनिश्चित होती है। ठीक है। दूसरी चीज, इसे सर्वप्रथम ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने बताया था, और इन्होंने किसमें बताया, तो ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे में बताया था। ये भी ध्यान रखना है कि जो ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था उत्परिवर्तन, वो किस पौधे में बताया था, इवनिंग प्रिमरोज नाम का जो पौधा था उसके अंतर्गत इन्होंने उत्परिवर्तन को बताया था। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर आ जाता है कि आपका, तो मैंने आज आपको जैव विकास के अंतर्गत बताया कि जैव विकास कहते किसको हैं, जैव विकास के प्रमाण बताए, जैव विकास के सिद्धांत बताए, डार्विनवाद के कुछ पॉइंट्स बताए, लैमार्कवाद के कुछ पॉइंट बताए, डार्विनवाद के कुछ पॉइंट, नव डार्विनवाद बताया, डार्विनवाद और नव डार्विनवाद में अंतर बताया, उत्परिवर्तन बताया क्या होता है। क्लियर है। तो आज हम आपके लिए साइंस का एक टॉपिक लेकर आए थे छोटा सा, जैव विकास, विकास के सिद्धांत। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।